कि समिति के संयोजक भी हैं, हमारे बूढ़े रवा भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और दो बातें हम लोग के बीच में बोलें। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे और मेरे बहुत ही संघर्षी प्रिय सहयोगी सोहेल आबिद जी का यह एक प्रकार से सम्मान समारोह है और होली मिलन के अवसर पर इसको आयोजित किया गया। मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी इंजीनियर प्रभात जी, इंजीनियर गोपाल वल्लभ पटेल जी, इंजीनियर जयप्रकाश जी और सभागार में उपस्थित सभी मित्रों, अभी जिस समय यह विदाई की बात बार बार हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका रिटायरमेंट 31 मार्च को है, क्योंकि नहीं थी। तो सोहेल आबिद जी ने कहा कि नहीं, मैं रिटायर हो गया हूँ 31 जनवरी। तो सबको मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कि रिटायर तो आप पावर कॉर्पोरेशन की नौकरी से हुए, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता कभी रिटायर नहीं होता। तो यह विदाई वगैरह वाली बात कुछ अटपटी से लग रही थी शुरू से, लेकिन मेरे पूर्व सहयोगियों ने, जयप्रकाश जी ने, गोपाल वल्लभ जी ने, प्रभात जी ने इस बात को कह दिया। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है और अगर इस दृष्टि से भी विदाई देखें कि रिटायरमेंट हुआ है सोहेल आबिद जी, तो कल्पना करिए जब उन लोगों का रिटायरमेंट होगा जिनको पेंशन नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या इसी प्रकार से समारोह होगा? कदापि नहीं। एक वह भी समय था तीसरे वेतन आयोग तक, जो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, मेरी उम्र के लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी होगी। तीसरे वेतन आयोग तक तो घर में मातम का दृश्य होता था। क्यों होता था? क्योंकि तब कर्मचारी की पेंशन बहुत कम थी। अभी लास्ट पे ग्रांट की 50% पेंशन होती है, तब लास्ट पे ग्रांट की 25% पेंशन होती है। पेंशन का रिवीजन नहीं होता था, पेंशन पर डियरनेस रिलीफ नहीं मिलती थी, जिसको डीए कहा जाता। तो मातम की बात थी ना। आप सुनते होंगे किसी को 150 रुपया पेंशन मिलती थी, किसी को 50 रुपया पेंशन मिलती थी। सुने हैं ना आप लोगों ने ऐसे सब? तो 150 मिलती थी तो 150 बनी रहती थी। यह परिवर्तन कर्मचारियों के निरंतर संघर्ष के कारण से हुआ। 25% की 33% पेंशन हुई, 33% की 40% और अब 50% पेंशन है लास्ट के दौरान। डीए भी मिलने लगा इस पर, डीएनएस रिलीफ के रूप में उतना ही मिलता है जितना नौकरी मिलता, और इसका रिवीजन भी होने लगा। जैसे पगार का पुनरीक्षण होता है, पेंशन का भी पुनरीक्षण होता है। मैं अपनी बात बता दूं, आपके सामने खड़ा हूं। मैं छठा वेतन आयोग पाने के बाद रिटायर हुआ, लेकिन मुझे तब 34,000 पेंशन मिली थी, 68,000 बेसिक पे थी। अब मुझे 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है, 1,04,000। तो पेंशन का भी रिवीजन होता, तो इसलिए यह कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन जब रिटायरमेंट पर कोई पार्टी हो रही हो, तो हम लोग यह चिंता करेंगे ना कि जब वह लोग रिटायर होंगे जिन्हें पेंशन नहीं मिली, क्या ऐसे ही समारोह करने की हिम्मत होगी हम लोग? नहीं होगी। उसके लिए भी हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा और उसकी अगुवाई भी सोहेल आबिद करेंगे। और अभी यह कोई सपनीली बात नहीं है, यह कोई ड्रीम नहीं है कि सपना दिखाया जा रहा। राजस्थान सरकार ने पहले एक आदेश कर दिया। आपको मालूम है कि 23 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य का बजट रखते हुए 1 अप्रैल से सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की घोषणा की थी। कल वह आदेश हो गया है राजस्थान में 1 अप्रैल से एमपीएस कटना बंद हो गया।
जीपीएफ के खाते लोगों के खुल जाएंगे 1 अप्रैल से। और जो पैसा अभी तक एनपीएस में जमा हुआ था, आदेश में लिखा है, वह सारा पैसा जीपीएफ के अकाउंट में विद इंटरेस्ट ट्रांसफर। अरे भाई, हम तो सारे देश को रोशनी दिखाने वाले लोग, हम तो पायनियर हैं। देश में सबसे पहले टाइम स्केल हमने लिया, तब और लोगों को मिला। तो यह क्या हो गया कि राजस्थान में पेंशन हो गई, अब राजस्थान मार्गदर्शन कर रहा है। अगर राजस्थान में पेंशन हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में भी पेंशन हो सकती है। कई साथियों के मन में यह भ्रम है कि हमारे यहाँ तो 2000 से खत्म हो, हमारे यहाँ तो एनपीएस ही नहीं है, तो हमको कैसे पेंशन मिल जाएगी? एनपीएस का ओपीएस होगा ना। सीपीएफ का तमाम प्रकार के भ्रम लोगों के मन में। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, राज्य बिजली बोर्ड के विखंडन के बाद, उसके विघटन के बाद विभिन्न प्रांतों में जो बिजली के कारपोरेशन बने हैं, उनमें कहीं पर ईपीएफ भी है, उनमें कहीं पर सीपीएफ भी है, और उनमें कहीं पर एनपीएस भी है। यह राज्य का विषय होगा, क्या करता है। यह कोई तकनीकी विषय नहीं है कि सीपीएफ है तो ओपीएस कैसे हो जाए। केवल एनपीएस का ओपीएस नहीं होगा, सीपीएफ का भी ओपीएस होगा। मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। जब मैंने 1973 में पनकी पावर हाउस में ज्वाइन किया था, यह बात अकारण नहीं बता रहा हूं, अकारण आपका समय नहीं ले रहा, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके माध्यम से सूबे के कोने कोने तक यह बात पहुंचनी चाहिए। जब मैं 1973 में मैंने पनकी पावर हाउस में ज्वाइन किया, तब पनकी पावर हाउस में 2 प्रकार का सिस्टम था, बहुत गौर से सुनना, और यह सभी पावर हाउस में था। जो लोग ओएलडीएम में काम करते थे उनको ईपीएफ मिलता था, और जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते थे उनको जीपीएफ अकाउंट था। मेरी ज्वाइनिंग कंस्ट्रक्शन में हुई थी, नया पावर हाउस बन रहा था, तो मेरा जीपीएफ अकाउंट खुला, और मेरे ही बैच के एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग अगर ओएलडीएम में हो गई शिफ्ट में, तो उसका ईपीएफ अकाउंट खुला। बाद में वह ईपीएफ अकाउंट जीपीएफ में ट्रांसफर किया। यह सब ट्रांसफर हो सकता है। बाद में सारे ईपीएफ अकाउंट था, यूपीएससी ने सारे ईपीएफ अकाउंट बंद करके उसको जीपीएफ अकाउंट में कन्वर्ट किया। तो यही पर था, यूपीएससी के समय में। चलिए एक और नई बात आपको बता देता हूं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में 1998 में राज्य बिजली बोर्ड टूटा। राज्य बिजली बोर्ड 1998 में टूटा, और हरियाणा में बिजली के 4 कारपोरेशन बने। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, हरियाणा विद्युत पारिश्रण निगम, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम। 4 निगम वहां पर बने। लेकिन 2006 तक वहां पेंशन मिलती रही। कारपोरेशन बनने के बाद, बहुत गौर से सुनिएगा, राज्य बिजली बोर्ड टूटने के बाद, कारपोरेशन बनने के बाद जो नियुक्तियां हुई, वहां 3 बैच आए हरियाणा, उन तीनों बैचेस के लोगों को पेंशन मिलेगी। 1 जनवरी 2006 से वहां पेंशन समाप्त हुई, जब वहां की सरकार ने पेंशन समाप्त की। तो यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन यह बताने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि कारपोरेशन बन गया बिजली का, तो ऐसा कोई नियम नहीं कि हमें पेंशन नहीं मिलेगी। बस यही बताने का विषय। और बता दूं आपको, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अनबंडलिंग नहीं हुई, लेकिन उसका कारपोरेशन बना और उसका नाम हो गया, यह सब आप लोग जानते हैं। और चूंकि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, उसने पेंशन समाप्त नहीं किया था, तो केएसईबी लिमिटेड बनने के बाद भी 2014 तक वहां पेंशन मिलती नहीं, कारपोरेशन बनने के बाद। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार आई तब पेंशन वहां समाप्त हुई, सरकार में भी समाप्त हुई और केएसईबी लिमिटेड में भी समाप्त हुई। मैं समझता हूं जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता था इतना पर्याप्त था, आप इसको समझ गए। यह लड़ाई हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, पेंशन लेंगे। अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ ले सकता है तो हम भी पेंशन लेंगे, होगी यह लड़ाई। संगठनों का जिंदाबाद कहा करिए, हम लोग तो संगठन के कारण से ही हम लोगों की पहचान है। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण के पास जो लोग जीवित बचे थे,
वह सब लोग एकत्र हुए और भगवान कृष्ण ने सबसे कहा कि अब युद्ध समाप्त हो गया, सब लोग अपने अपने स्थान पर जाएंगे, तो जो कुछ भी आप हमसे मांगना चाहते हो अलग अलग वरदान मांग लीजिए, और जो जो मांगेगा यथासंभव मैं उसको वह वरदान दे दूंगा, वह प्रदान कर दूंगा। सबने अपने लिए कुछ न कुछ चीजें मांग ली। जब कुंती का नंबर आया, कुंती कौन थी? पांडवों की मां थी। जब कुंती का नंबर आया तो भगवान कृष्ण ने कुंती से कहा कि सबने कुछ न कुछ मांग लिया और आपने नहीं मांगा है, आप भी मांगिए कुछ जो है। और बहन थी तो जानते हैं कुंती ने क्या मांगा था? उन्होंने कहा था कि मुझे यह वरदान दीजिए कि समाज में जब भी लोगों के पास ऊपर कोई संकट आए, समाज में जब भी लोगों के सामने कोई समस्या आए, तो उसके समाधान का अवसर मुझे मिलता रहे। यह वरदान प्राप्त लोग बैठे हैं जो मंच पर बैठे हैं, यह मामूली चीज नहीं है। आपको लोगों की समस्याओं के समाधान का अवसर मिला है, यह समझिए। यह जो नेतृत्व बैठा हुआ है यह वैसा ही है जैसे कृष्ण ने कुंती को वरदान दिया। यह वरदान मिला हुआ आपको कि आज आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां आपको लोगों की समस्याओं के समाधान का अवसर मिलता है। यह मामूली चीज नहीं है। इस दृष्टि से सोहेल आबिद जी को मैं लंबे समय से जानता हूं, पहले किसी और यूनियन में, और जब उस यूनियन से अलग हो गए थे तो एक बार मुझे बाराबंकी मिल गई, और तब भी मैं इनकी प्रतिभा से कायल था और मैं चाहता था कि संघर्ष समिति में नए संगठन को बनने के बाद इनको लिया जाए, लेकिन मैं कोई पीछे नहीं जाना चाहता। कुछ लोग का एतराज था कि उनको ना लिया जाए, लेकिन वही लोग चले गए और संघर्ष समिति में आज सोहेल आबिद जी हैं। तो तब मैं नाम से जानता था, अब मैं काम से जानता हूं। यह फर्क है। सोहेल आबिद जी को अब मैं काम से जानता हूं। निश्चित रूप से लोगों में जोश फूंक देने की वह क्षमता सोहेल आबिद में है। ईश्वर उस क्षमता को बनाए रखें। मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा। और हरवंश राय बच्चन की एक कालजयी रचना है मधुशाला, उसकी केवल 4 पंक्तियां कह के सोहेल आबिद जी ने, यह सोहेल आबिद जी को मैं समर्पित कर रहा हूं। यह अपनी बात को समाप्त करूंगा। बनी रहे अंगूर लताएं, बनी रहे अंगूर लताएं जिनसे बनती है हाला, बनी रहे अंगूर लताएं जिनसे बनती है हाला, बनी रहे यह मिट्टी जिससे बनता है मधु का प्याला, बनी रहे अंगूर लताएं जिनसे बनती है हाला, बनी रहे वह मिट्टी जिससे बनता है मधु का प्याला, बनी रहे यह मदिर पिपासा, अतिरिक्त प्यास। किस चीज की प्यास? कामगारों की समस्याओं के समाधान की प्यास, कामगारों के जायज हकों के लिए लड़ने की प्यास, निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष की प्यास, अन्याय के विरुद्ध संघनाद की प्यास। बनी रहे यह मदिर पिपासा जिसका कोई अंत नहीं, यह अनंत प्यास बनी है। बनी रहे यह मदिर पिपासा जिसका कोई अंत ना हो, यह पीने वाले बनी रहे यह मधु। सोहेल आबिद जी को मेरे परिवार के सदस्य हैं, अपने परिवार के सदस्य को आशीर्वाद देते हुए और आप सबको होली की शुभकामनाएं देते हुए आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।